Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about GM foods and साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it considered as the best way for sustainable food production. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये GM foods न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली द इंडियन एक्सप्रेस में GM फूड से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी. सो इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट आर GM फूड्स, आखिर ये GM फूड्स क्या होते हैं उसे डिस्कस करेंगे, एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई इज इट कंसिडर्ड फॉर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, इसे सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के लिए क्यों कंसिडर किया जा रहा है. इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल GM फूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, टू अंडरस्टैंड GM फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड GMO मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड GM फूड. अगर हम GMO की बात करें, then GMO can be defined as organism in which genetic material has been altered in a way that does not occur naturally. एंड इस प्रोसेस को बहुत सारे नेम से जाना जाता है. लाइक अगर हम बात करें तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, जीन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, एंड समटाइम इसे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स DNA टेक्नोलॉजी बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है. मीन्स अगर हम बात करते हैं तो जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है. मीन्स किसी में वैसा किया जा सकता है जिसके जेनेटिक मटेरियल्स को, मीन्स जो DNA होते हैं उन्हें ऑल्टर कर दिया जाता है, एंड जो नेचुरली नहीं किया जा सकता है, जो नेचुरली मान लीजिए किसी प्लांट में नहीं होता है, ऑलरेडी उसमें नहीं होता है, फिर भी उसमें वहाँ पर ऑल्टर किया जा सकता है. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं. जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जैसे जीन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, एंड इसके थ्रू जो प्रोडक्ट निकल कर आता है उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. देन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या अलाउ करती है, इसको अगर हम बात करें कि जो पूरा प्रोसेस है, अगर डिटेल में समझें कि इसमें क्या किया जाता है, देन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी अलाउ सेलेक्टेड इंडिविजुअल जीन टू ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर, एंड ये नॉन रिलेटेड स्पीसीज में भी किया जा सकता है. मीन्स यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि DNA का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे वन स्पीसीज से अदर स्पीसीज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एंड इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMOs कहा जाता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये नॉन रिलेटेड स्पीसीज में भी किया जा सकता है. मीन्स ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम स्पीसीज में किया जा सके. मान लीजिए प्लांट का ही सेम स्पीसीज है तो कोई जरूरी नहीं है कि सेम प्लांट हो तभी ऐसा किया जा सकता है. ये नॉन रिलेटेड स्पीसीज में भी किया जा सकता है. लेमन टर्म में ऐसे समझिए कि इट इज़ नथिंग दैन ए ब्रीडिंग टेक्निक. जैसा कि ऑलरेडी हम क्या क्रॉसिंग वगैरह पढ़ते आए हैं, क्रॉसिंग में जैसे किया जाता है सेम GMO में भी किया जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेज होते हैं. क्या डिफरेंसेज होते हैं उसे आगे डिस्कस करेंगे. मेनली क्या होता है कि इसके DNA को, मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसे चेंज कर दिया जाता है, एंड वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है, इंप्रूव कर देता है. मीन्स मान लीजिए कि वाटर रेजिस्टेंस हो या पेस्ट रेजिस्टेंस हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर इंप्रूव हो जाती हैं. अगर आगे बढ़ते हैं जरा समझते हैं डिटेल में कि GM फूड क्या है. देखिए, सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो प्रोसेस है किसी भी प्लांट में किया जा सकता है, किसी एनिमल में किया जा सकता है, एंड किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किया जा सकता है. सो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स या ऐसे क्रॉप्स जिसमें जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मीन्स GMO का यूज किया गया हो उसे ही हम GM फूड और GM क्रॉप्स कहते हैं. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक में क्या होता है कि ओनली क्लोजली रिलेटेड प्लांट स्पीसीज से ही ब्रीडिंग कराई जाती है, बट जो GMO होता है उसमें जो सिलेक्शन होता है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. मीन्स आप ऐसे समझिए कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लोज रिलेटेड स्पीसीज़ को ही यूज किया जाए. ये किसी भी स्पीसीज़ के एडवांटेज को किसी अदर प्लांट स्पीसीज में ट्रांसफ़र कर सकती है. मीन्स ऐसा नहीं है कि मान लीजिए टमाटो है तो टमाटो के जो भी एडवांटेज हो सकता है उसे पोटैटो में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, किसी भी चीज़ में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. तो ये पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि क्लोज रिलेटेड स्पीसीज ही हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि राइस है, राइस की अगर हम बात करते हैं तो राइस के प्रोडक्शन के लिए हमें क्या पता है, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. बट जो जेनेटिक मॉडिफाइड वर्जन है, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, उसके थ्रू ऐसे राइस सीड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है
जो लो वाटर सप्लाई में भी वहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन कर सकती है, एंड इवन फ्लड जैसी कंडीशन में भी बेटर प्रोडक्शन कर सकती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहते हैं। देखिए, सुनने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लग रही हैं कि फूड क्रॉप्स, ऐसे फूड क्रॉप्स हो सकते हैं, जीएम फूड क्रॉप्स, जिनमें प्रोडक्शन को इन्हेंस किया जा सकता है, क्रॉप्स के रेजिस्टेंस को इन्हेंस किया जा सकता है, एंड इनमें न्यू न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। बट जो जीएम फूड्स हैं उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी हमेशा न्यूज़ में रहती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी में नहीं रहता है, हमेशा ही कंट्रोवर्सी में रहता है। अगर हम बात करें तो एक्चुअली ईयर 2020 में, ये पॉइंट याद रखिए, ईयर 2020 में वर्ल्ड वाइड 20 नेशन में एक सर्वे की गई थी, एंड जिसमें शामिल जितने सर्वे में लोग शामिल थे उसमें से 50% लोगों ने कहा कि ये जो जीएम फूड्स हैं, ये जो जीएम क्रॉप्स हैं, वो पूरी तरह से सेफ़ नहीं है। मीन्स ये अनसेफ है, मीन्स इसे सेफ़ नहीं माना जाता है। 50% लोगों का ऐसा कहना है कि ये पूरी तरह से सेफ़ नहीं होता है। दैट्स वाई ये कंट्रोवर्सी में बना रहता है। बट अगर हम बात करें कि आफ्टर 30 ईयर्स, इसके स्टार्टिंग के 30 ईयर हो जाने के बाद भी ऐसा कहना कि ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि जो जीएमओ की जिसकी हम बात करें, जीएम फूड्स की, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ईयर 1994 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, ईयर 1994 में यूएसए में फर्स्ट टाइम जीएमओ को इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड ये था एक टोमेटो का प्लांट। टोमेटो को यहाँ पर किया गया था, प्लांट को इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में इसमें वीट हो गया, राइस हो गए, सोयाबीन वगैरह हो गया, सब में इंट्रोड्यूस किया गया था। बट जब 1994 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से लेकर अभी तक बहुत लार्ज स्केल पर इसका वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज स्केल पर इसकी यूज भी हो रही है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, एडवांटेज को भी आगे डिस्कस करेंगे, समझेंगे। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं तो देखिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि इंडियन साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी डेवलप स्ट्रेन ऑफ सब राइस 1, ये पॉइंट याद रखिएगा। एक राइस के वेराइटी को यहाँ पर ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है इंडियन साइंटिस्ट द्वारा, जो कि फ्लड रेजिस्टेंस है। मीन्स ऑलरेडी हम क्या बात कर रहे थे कि जो फ्लड है उसके कारण भी क्या होता है, प्रोडक्शन में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। बट जो नया साइंटिस्ट द्वारा जो भी राइस का प्रोडक्शन बनाया गया है, राइस की जो वेराइटी बनाई गई है, वो फ्लड के कंडीशन में भी अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है। एंड मेनली इसे नॉर्थ इंडिया के लिए एंड बांग्लादेश के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है। बिकॉज आप आसानी से समझ सकते हैं, जो नॉर्थ इंडिया का हमारा रीजन है, वहाँ पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, फ्लड वाली कंडीशन बनी रहती है। खासकर अगर आप नॉर्थ बिहार वगैरह में जाएँ, नॉर्दर्न यूपी साइड में जाते हैं, देन यहाँ पर क्या देखते हैं आपकी फ्लड वाली कंडीशन मैक्सिमम टाइम बनी रहती है। सो इसके अलावा बांग्लादेश में भी इस तरह की कंडीशन बनी रहती है। तो यहाँ के लिए क्या किया गया है, राइस के एक ऐसे वैरायटी को डेवलप किया गया है साइंटिस्ट द्वारा, इंडियन साइंटिस्ट द्वारा, जो कि आसानी से फ्लड में भी अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है। मीन्स ये भी एक जीएम फूड का ही वेराइटी है। तो ये सारी बातें इससे रिलेटेड। तो अब जरा हम समझते हैं कि वाई जीएम फूड कंसिडर्ड फॉर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन। ये तो हमने समझ लिया कि इसके बहुत सारी खासियत है, बहुत सारे एडवांटेज हैं, बट इसे सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के लिए क्यों कंसिडर किया जा रहा है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसको भी जरा समझते हैं। देखिए, एक्चुअली अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट बात करें, देन जो जीएम क्रॉप्स हैं कैन इम्प्रूव येल्ड, इट बिल्ड रेसिस्टेंस टू पेस्ट, ड्रॉट, फ्लड, एंड देन इसमें न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड किया जा सकता है। जैसा ऑलरेडी हमने क्या बात किया, ये जो फूड प्रोडक्शन है उसे इन्हांस कर सकता है। ये जो रेजिस्टेंस है, पेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, फ्लड से रिलेटेड हो सकता है, ड्रॉट से रिलेटेड हो सकता है। इससे रिलेटेड क्या है, इसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। एंड ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड किया जा सकता है अलग से, जो कि ऑलरेडी नेचुरली किसी प्लांट में, किसी भी वैरायटी में नहीं होती है, वहाँ पर इसे इन्हांस किया जा सकता है, इसमें ऐड किया जा सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू हम साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट के मानना है कि नियर फ्यूचर में ये जो जीएम फूड्स हैं वो कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है फ्यूचर में, एंड उस पर काम भी किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ऑलरेडी हमने क्या बात की, प्रोडक्शन बढ़ सकता है, इससे रेजिस्टेंस इन्हांस हो जाता है, एंड ये कार्बन एमिशन को भी कम कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए कि ये जो जीएम फूड्स क्रॉप्स हैं, ये नॉन जीएम फूड क्रॉप्स के कंपेयर में ओनली 10% एरिया में, आप समझिए कि ओनली 10% एरिया में ये नॉन जीएम क्रॉप से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं। मीन्स अगर आप मान लीजिए कि कोई नॉन जीएम क्रॉप है, उसके लिए 100% एरिया की ज़रूरत है, तो उतना प्रोडक्शन जहाँ पर यहाँ पर इतना होगा, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ ओनली 10% एरिया को कवर करके ये जो जीएम फूड्स हैं, जीएम क्रॉप्स हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था यूएन की तरफ से कि ईयर 2057 तक वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, एंड ये हो जाएगी 10 बिलियन। ये पॉइंट याद रखिए, 10 बिलियन मीन्स आप समझिए कि वर्ल्ड वाइड क्या होगी, 2057 तक जो पॉपुलेशन है 10 अरब हो जाएगी। ऐसे में प्रॉब्लम क्या होगी कि करंट सिनेरियो में जो टोटल वर्ल्ड का क्रॉप प्रोडक्शन है
उसमें 50% ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी। मीन्स ऑलरेडी जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें 50% ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी। बिकॉज आप समझिए कि पॉपुलेशन कहाँ पहुँच जाएगी, 10 बिलियन तक पहुँच जाएगी ईयर 2057 तक अकॉर्डिंग टू UN। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए कि अदर हैंड अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग वाली प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, एंड वर्ल्ड के बढ़ते पॉपुलेशन के कारण क्या हो रहा है, जो क्रॉप फील्ड है इनकी भी कमी होगी। ऑलरेडी प्रोडक्शन तो कम हो ही रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, एंड आप समझिए कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे लैंड एक्वायर होते चले जाएंगे, एंड जो क्रॉप फील्ड हैं, जो खेत वगैरह हैं हमारे पास, ऑलरेडी उनकी भी कमी होगी। तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि ये जो प्रोडक्शन है उसे इन्हेंस करना। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट बात करें तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट ये जो GM फूड है वो लेस लैंड में वर्ल्ड पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करा सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। बिकॉज ऑलरेडी हमने क्या डिस्कस किया, ये 10% एरिया में ही ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो दैट्स वाई जो GM फूड है उसे सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के लिए कंसिडर किया जा रहा है। मीन्स आने वाले टाइम में ये जो GM फूड है वही पूरे वर्ल्ड को फूड प्रोवाइड कराने वाली हमें, जो हमारे पास नॉन GM फूड है वो पूरी तरह से कैपेबल नहीं होंगे कि सारे लोगों को यहाँ पर फूड प्रोवाइड कराया जा सके। सो कंक्लूजन में हम यही समझ सकते हैं कि GM फूड को इसलिए कंसिडर किया जा रहा है बिकॉज इसमें प्रोडक्शन को इन्हेंस किया जा सकता है, ये रेजिस्टेंस को इसमें बढ़ाया जा सकता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जा सकता है, बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं जिसके कारण इसे फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।